कराची की अदालत ने मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुलजिम अरमगान की जमानत मंजूर कर ली है। मुस्तफ़ा तो गए हुए 1 साल, हमारी लड़ाई को 1 साल। जब तक मुस्तफ़ा को इंसाफ नहीं मिलता 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल एवरेज टाइम हमारे कोर्ट्स का तो यही है। इस चीज को मेक श्योर करेंगे कि ये बाहर नहीं आएंगे। दिस फाइट गोज ऑन। क्या जिंदगी में कभी हमें पता चल सकेगा कि मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल की वजह क्या थी? जुनूनी कातिल। इसके साथ मसला यह है कि इसने उसको जिस तरह से कत्ल किया, दीज आर द फैक्ट्स जो लोगों को नहीं पता। ये बात सामने आ जाएगी कि महज एक इमोजी की वजह से उसको नहीं मारा गया। हमें तो लग रहा था ये ओपन एंड शट केस है, तमाम जो सबूत हैं वो मुलजिम के अगेंस्ट हैं, ये तो अपने अंजाम तक पहुंच जाएगा। लेकिन ये जो नई कहानियां आ रही हैं ये क्या कुछ है? वो ये कहता है कि मुझे कत्ल कराने के लिए मोसाद ने और CIA ने कुछ लोगों की खिदमात हासिल की हैं। कहते हैं कि मुझ पर काला जादू करवाया जा रहा है, वो रहीम कैदी के जरिए। वजिया आमिर मोसाद और CIA के एजेंट हैं। अरमगान ये खत लिखता है जिसमें वो कहता है कि मोसाद के एजेंट मेरे पीछे पड़े हैं, वजिया आमिर और काफी लोग जो हैं पीपल्स पार्टी MQM के सब मुलविस हैं मुझे इस तकलीफ पहुंचाने में। तो कराची के लोग ये कहते हैं कि काश CCD जो है वो कराची में भी होती। अरमगान ने पुलिस मुकाबला किया, पुलिस वालों पर गोलियां चली, मुस्तफ़ा आमिर का जिस तरह कत्ल किया, जोमा को जिस तरह से मारा, तशद्दुद किया, CCD के लिए फिट केस था। नेफे में भी पिस्टल चल सकता था, साथी भी आ सकते थे छुड़वाने। अगर आप कल पुलिस वाले पे फायर करें ना और आप गिरफ्तार हो जाएं, वो आपको आधे रास्ते में ही मार देंगे। पुलिस मुकाबले में जो होता है ना, जाली पुलिस मुकाबला, वो हो जाता आपके साथ कल। इसको कुछ नहीं किया उन्होंने। साउंड स्ट्रेंज। अगर आपके पास इसराइली यूजी है, वो डार्क वेब से नहीं आती है, उसको इन्वेस्टिगेट नहीं किया किसी ने। इसराइली वेपन एक नहीं 2, ये बेनेली शॉटगन, वो अफगानिस्तान में इस्तेमाल हुई थी, वो स्पेशल फोर्सेस यूज करते हैं रेड में, खतरनाक वेपन। तीसरी चीज, नाउ लेट्स गेट इनटू निटी-ग्रिटी ऑफ इट। आई एम एंग्री नाउ, लेट मी गिव यू द निटी-ग्रिटी ऑन इट। उस अंदाज से केस लिया नहीं जा रहा जितना इसकी डिमांड थी। हो गया वो फ्यूचर क्या फ्यूचर हो गया, इन्वेस्टिगेशन का बेड़ा गर्क हो गया। जब आपकी बेस ही नहीं है, इन्वेस्टिगेशन ही नहीं है, देयर इज नो इन्वेस्टिगेशन, देयर इज नथिंग, व्हाट यू गॉट, जीरो, नथिंग। अजीज़ान मन, आपको याद होगा कि 6 जनवरी 2025 कराची में एक नौजवान मुस्तफ़ा आमिर बड़े सिफाकाना अंदाज में कत्ल होता है। अगवा के बाद कत्ल किया जाता है। ईज़ा आसानी के बाद उसे दूसरे सूबे बलूचिस्तान में ले जाकर जो है गाड़ी में डालकर उसकी लाश को नज़र आतिश किया जाता है। ये वाक़या इतना संगीन, इतना दिलखराश था कि हर दिल खून के आंसू रोया। अरमगान और शिराज, मकतूल के दोनों गहरे दोस्त, पार्टनर भी कहा गया उनको, शराकतदार, फैमिली टर्म्स वाले, 2 ख़ानदान, मकतूल ख़ानदान और मुलजिम ख़ानदान, आपस में क़राबतदारी बताई गई। ये सारे मामलात अपनी जगह पर, लेकिन इस कत्ल ने जो राज अफशा किए, ये जो बड़े बड़े अमीर ज़ादों के मसाइल होते हैं उनसे पर्दा उठाया और ऐसे राज सामने आए जो आज से पहले नहीं आए थे। एक तरफ तो मनी लॉन्ड्रिंग, दूसरी तरफ मंशियात, ये सारी बातें जो हैं इस अंदोनाक साने के पीछे छुपी हुई थी। कुछ वाक़यात, मामलात, लम्हात तो ऐसे थे जो कत्ल की राह हमवार कर रहे थे, कातिलों को मख्फी रख रहे थे या उन्हें सहूलत पहुंचा रहे थे, वो अफशा हुए। ये सारे मामलात जो है ना, इनसे गाए बगाए आप लोगों को आगाही हासिल होती रही होगी। लेकिन नाजरीन, आज हमने जिस शख्सियत को दावत दी है, जो हमारे इस क्राइम कास्ट में हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं, कामरान फरीदी साहब, इस गुफ्तगू में बहुत सी गुत्थियाँ जो इस मुस्तफ़ा आमिर केस में सामने आई हैं उनको सुलझाते दिखाई देंगे आपको। बाकायदा इन्वेस्टिगेशन की है उन्होंने इस केस की, और इसके वो पहलू जो हमारे आंखों से ओझल थे या बावजूद हमारे सामने नहीं आ सके थे, आज वो इन राजों से जो सीना बसीना तो बात चलती रहती है, लेकिन बाकायदा सीगा राज थे, उनसे पर्दा उठाएंगे इंशाल्लाह। हम 6 जनवरी 2025 के हवाले से नाजरीन, सबसे पहले जो है ना, वो कामरान फरीदी साहब से ये जानना चाहेंगे कि जो इस मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस का मरकज़ी मुल्ज़िम है अरमगान, उसका माइंडसेट क्या था, वो क्यों इस नौबत तक आया
कि अपने दोस्त की, अपने साथी की जान ले ले? जी, मैंने बिल्कुल फॉलो भी किया, मेरे पास केस फाइल्स भी थी इसकी। मैं असल में कोशिश कर रहा था कि उसको इंटेरोगेट करने के लिए, मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं पर्सनल इंटरेस्ट ले रहा था। मेरा आपसे जिक्र भी किया था कि मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इसमें, तो मैं चाह रहा था उसको इंटेरोगेट करना। वो एंड में मैं आपको बता दूंगा क्यों नहीं हुआ वो मामला, क्यों नहीं किया मैंने वो। तो मैं ये चाह रहा था कि मैं इसके साथ, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट ये था, बात बिखरने से पहले हम समेट देते हैं। इसमें जो एस्पेक्ट है वो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, जो आपके आम लोगों के लिए शायद इतने इंटरेस्टिंग ना हो। एक एस्पेक्ट है इसका जो इनकम है इसकी, किस तरह करता है, व्हाट इज इन्वॉल्व। तो डब्बा है, डब्बा हाउस चलाता है, ठीक है। एक एस्पेक्ट इसमें ड्रग्स का है, फिर एक जो था इसका वेपन्स का, जो इसके पास वेपन थे। तो ये सारी चीजें, ये डार्क वेब इसमें इन्वॉल्व था अली भाई। ही वॉज गेटिंग लॉट ऑफ स्टफ फ्रॉम डार्क वेब, स्मार्ट लड़का है। तो इस वजह से एज सच मैं इसको पर्सनली एक इंटरेस्ट भी ले रहा था, फॉलो भी करता। मेरे केस फाइल्स मेरे पास की ओरिजिनल जो केस फाइल्स है वो मैंने कहीं से आ गई मेरे पास। आई वॉज लुकिंग इनटू इट। लेट्स टॉक अबाउट हिम फर्स्ट। लेट्स टॉक अबाउट अरमगान। आपने मीडिया में बहुत सुन लिया, मैं बकवास नहीं करूंगा इधर जाके, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। पीपल हैव हर्ड इट, लेट मी टेल यू व्हाट आई नो। अरमगान इज अ स्मार्ट गाय, ही स्मार्ट। अरमगान ऑल्सो, उसको हम कहते हैं इंग्लिश में एक वर्ड है सोशियोपैथ। ही इज अ साइको, ही इज अ साइको, शरिया वर्ड उर्दू में इसको कहते हैं, जुनूनी कातिल। इसकी सारी जो चीजें, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू हाउ आई से दैट, व्हाई आई से दैट। इसने कत्ल किया एक बच्चे का। इसके साथ मसला यह है कि इसने उसको जिस तरह से कत्ल किया, जो इसके रिएक्शंस थे, व्हाई वाज ही डूइंग इट, दीज आर द फैक्ट्स जो लोगों को नहीं पता। ही वॉज ऑलवेज हाई ऑन कोकेन। ये कोकेन बहुत ज्यादा करता था। कोकेन पैरानोया क्रिएट करती है, आपको हर चीज, पैरानोया का मतलब ये होता है आपको हर चीज पे शक होने लगता है। ये लोग अपनी बीवियों को कत्ल कर देते हैं पैरानॉइड होके, कि समझते हैं कि जो क्रैक करते हैं या कोकेन करते हैं। इट्स नॉट अ पर्सन, इट्स अ कोक हेड, जिसको इंग्लिश में एक वर्ड इसके लिए कोक हेड। पाकिस्तानियों को पता नहीं है ये बात। ही इज अ कोक हेड, ही इज अ पैरानॉइड कोक हेड। ये जिटर में रहता था। जो लोग कोक करते हैं उनको ये होता है कि जैसे कोई गाड़ी गुजर रही है, जो कोकेन किया हुआ है ना, तो गाड़ी गुजर रही है, उसको लगता है पुलिस की गाड़ी है। हर गाड़ी उसको पुलिस, हर आदमी उसको पुलिस के मुख पर दिखता है। एवरीबॉडी वो पैरानॉइड, ये मुझे लूटने आ रहा है, मुझे मारने आ रहा है। सो दे स्टे इन अ स्टेट ऑफ पैरानोया। ये मुझे गर्लफ्रेंड तो वो चीट कर रही है, स्टेट ऑफ पैरानोया। ही हैव लॉट ऑफ मनी, पैसे के लिए इन लोगों के लिए, बच्चों का मसला, दोनों के पास दे हैड गुड मनी। एक की फैमिली और प्लस उसका बिजनेस, और मकान के पास जो डब्बा का जो पैसा है, इसके पास ऑडी भी खड़ी हुई थी। वेपन ऑफ चॉइस, इजरायली वेपन। ही हैव उजीज, 2 उजियां इसके पास से निकली जो इजरायली थी। इसके पास बेनेली शॉटगन है, जो इटालियन बेनेली शॉटगन है। अमेरिका में मैं अगर खरीदना, मेरा बहुत शौक था बेनेली का, मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा था अली भाई बेनेली खरीदना। आई वांटेड टू बाय इट। इजरायली में इसलिए यूज नहीं करता, उस पर तो डेविड होता है, स्टार डेविड, इसलिए मैं यूज नहीं करता। इसने जिस तरह उस बच्चे का कत्ल किया, जो पूरा एक प्रोसेस है, इट वाज ए सोशियोपैथी करते हैं, साइकोपैथी करते हैं वो। नॉर्मल आदमी जो है, अगर आपको गुस्सा, एक कानून में एक टर्म होती है, इसको कहते हैं फर्स्ट डिग्री मर्डर, सेकंड डिग्री मर्डर और थर्ड डिग्री मर्डर। फर्स्ट डिग्री मर्डर वो होता है जो आपने प्लान करके किया होता है, यानी आपने पूरा सोचा, यू हैव टाइम टू थिंक अबाउट इट, यू प्लान इट। सेकंड डिग्री मर्डर होता है यू डिडंट प्लान इट, इट हैपेंड। थर्ड डिग्री मर्डर वो होता है रैशनल में, जस्ट यू डिड समथिंग एंड द गाय डाइड, दैट इज समथिंग। सो फर्स्ट डिग्री मर्डर इज द मोस्ट वियर्ड थिंग। जो लोग फर्स्ट डिग्री मर्डर करते हैं वो स्पेशल होते हैं, यानी उनके जहन में होता है कि मुझे कैसे करना है, यानी प्लॉट करते हैं, यानी वो खतरनाक लोग होते हैं। यानी अदालत उनको लंबी सजा फर्स्ट डिग्री मर्डर पे इसलिए देती है कि ये प्लानिंग करके काम करते हैं। जिस तरह बुलाना, गालियां देना, फिर उसने कहा था उसको वहां लेके जाना, आपको जगह सेट करना, किस तरह बॉडी डिस्पोज ऑफ करनी है। दे हैड प्री प्लान्ड एवरीथिंग एंड दिस किड डिड, ही हैड प्री प्लान्ड एवरीथिंग। फिर दे प्ले गेम्स, एक दिन एक बात करेंगे, एक दिन दूसरी बात करेंगे। इंग्लिश में एक लफ्ज है पैथोलॉजिकल लायर, ये बीमारी है। पैथोलॉजिकल लायर क्या होता है? पैथोलॉजिकल लायर ये होता है कि मैं आपको दूं एक केला खाने को, मैं बोलूं डिड यू ईट द बनाना, बोलता नो आई हैड अ मैंगो, दैट्स पैथोलॉजिकल लायर। या पैथोलॉजिकल लायर की एक और एग्जांपल ये होती है, आपको उसको कहें कि मेरा मामू जो है वो 1 महीने के बाद चांद पे जा रहा है, बोला मेरा खालूज कल होके आ गया चांद से। पैथोलॉजिकल लायर्स होते हैं, यानी यूजलेस लायर। एक होता है आदमी झूठ बोलता है, चलो यार मेरे पैसे खत्म हो गए, किसी को झूठ, दिस इज गर्ज के लिए। एक होता है बस उसके मुंह से जब बोलता है तो झूठ बोलता है, जब खामोश रहता है तो झूठ सोचता है। व्हेन योर लिप्स आर मूविंग यू लाइंग एंड व्हेन दे आर क्वाइट दे थिंक ऑफ अ लाई। इसको बोलते हैं पैथोलॉजिकल लायर। सो एक तो ये पैथोलॉजिकल लायर है, जिस तरह से बयान फिलिप बाजी की, ये एग्री कर रही है, एग्री डिसएग्री किया, एग्री किया डिसएग्री किया।
सो ये सारे फैक्टर्स उसकी पर्सनैलिटी प्रोफाइल इसको कहते हैं, जो कि मैं एज FBI प्रोफाइलर रहा हूँ। तो वी प्रोफाइल पीपल बिफोर हम जब इन्वेस्टिगेट करते हैं या केस करते हैं, मेरे लिए इन्वेस्टिगेशन रही है, मेरे लिए केस था ये। तो आई प्रोफाइल्ड हिम एंड आई प्रोफाइल्ड हिम as a part and bits of pieces of what I know about him. So, some I saw, some I read, and some I heard. ये तीन तरह से I put something together. And this kid had problems. अगर ये इसकी पहली वारदात नहीं है, पहली बात तो he is what they call a habitual criminal. इंग्लिश में इसके लिए एक और लफ्ज होता है, इसको बोलते हैं habitual offender. He is gonna do wrong. He can't do right. इसकी तबीयत में घुट्टी में नहीं है। इसने जो भी काम किए, एक तो पैसा, दूसरा कोकेन, तीसरा पैरानोया, और उसके बाद इसकी जहनी हालत, फिर इसके शौक, लड़कियां, गाड़ियां, असलहा, ये सारी चीजें, बदमाशी, गायब करा दूंगा, उठा दूंगा, काट दूंगा, मार दूंगा। सो इट्स ऑन द होल वेरी स्ट्रेंज पिक्चर। नाउ यू कीप ऑन आस्किंग मी क्वेश्चन, आई विल गिव यू द आंसर्स, बट इन द एंड आई विल गिव यू समथिंग very weird about this guy. आखिर मुस्तफ़ा के कत्ल की वजूहात की हैं, मोटिव क्या हैं, हालात क्या थे, क्या कोई इंतकामी जज्बा था, क्या कोई लड़की का चक्कर था, महज न्यू ईयर नाइट पे जो तलख कलामी हुई, कशीदगी बढ़ गई, उस वजह से कत्ल कर दिया मुस्तफ़ा आमिर को अरमगान ने और शिराज ने, या कोई और वजूहात थी जिसकी बिना पर वो यहाँ कत्ल तक मुंतज हुआ सारा मामला? आपने कहा आपको क्या लगती है, जो मुझे लगता है वो मैं रादर बोलता नहीं हूं, मैं वो बोलता हूं जो मुझे पता होता है। पता किस तरह से होता है? सेम थिंग, इसको कहते हैं इन्वेस्टिगेशन। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला है, इसको कहते हैं लैक ऑफ इन्वेस्टिगेशन। वहाँ इन्वेस्टिगेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। वहाँ होता है पुलिस ने उठाया, छितर मारे, बंद कर दिया, वो उगल दिया, उबाल दिया, किसी को मार, दैट्स नॉट इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन इज जब आप प्रोफाइलिंग करते हैं। इन्वेस्टिगेशन का पहला उसूल होता है प्रोफाइल। अगर आपको जो मर्डर केस सॉल्व करना होता है, जो इन्वेस्टिगेट करते हैं मर्डर्स को, वो पहली चीज क्या करते हैं? द फर्स्ट थिंग, उसको बोलते हैं मोटिव, MOTIVE। नंबर वन चीज इज मोटिव ऑफ अ मर्डर। इसका मोटिव क्या था? इसका मोटिव ये था, द मोटिव ऑफ द मर्डर। और उसको सॉल्व करने के लिए आपको मोटिव जाना। अगर आपने मर्डर का मोटिव ढूंढ लिया तो 90% ऑफ द टाइम यू सॉल्व द मर्डर बाय मोटिव, क्योंकि बेनिफिशियरी पता चल जाते हैं आप। इसका मोटिव जो था वो जेलसी, वो एक लड़की का मामला जो था, जो कि वो उसके लिए मैं शेयर पढ़ देता हूँ लड़की के लिए। पहले तो मैं असल पढ़ता हूँ, फिर जो मैंने उसको मॉडिफाई किया वो पढ़ता हूँ। वो शेयर कुछ इस तरह से कि तुम आए हो न शब इंतजार गुजरी है, तलाश में है सहर बार बार गुजरी है। मैंने इसको कुछ इस तरह किया, तो तुम आए हो न शब इंतजार गुजरी है, तलाश में है पुलिस बार बार गुजरी है। वो लात सारी लड़ाई में इसका जिक्र ना था, वो लात उनको बहुत नागवार गुजरी है। वो लड़की के साथ इनका एक जॉइंट चल रहा था मामला। एक लड़की थी, एक से ज्यादा लड़कियां थी, मुजरा भी होता था वहां पे, देयर हैड प्रोस्टिट्यूट्स। जिसके साथ जो लड़कियां कुछ काम कर रही थी वो सेक्सुअली इन्वॉल्व विद देम एज वेल। ये मुसद्दिका ज़राए से इत्तलात है। वो एक लड़की जिसका इस पे क्रश था और शी वाज इन्वॉल्व समहाउ विद हिम एज वेल, शी वाज इन्वॉल्व विद अदर गाय टू, एंड देयर वाज सम फन स्टोरीज गोइंग फॉर एंड बैक। वो एक शायद मीडिया में मैंने कहीं सुना कि वो कोई इमोजी भेजी है, एंड बनाना इमोजी, बुलशिट। दैट वाज नॉट द रीजन। द रीजन वाज दैट ही न्यू कि वो लड़की जो इसके साथ इन्वॉल्व थी वो इसके साथ भी इन्वॉल्व थी। ओके, अच्छा, कीप इन माइंड एज वेल, ये दोनों के फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं। दोनों, मैं कोई तकलीफ नहीं चाहता उनके घर वालों को, आई रिस्पेक्ट अ लॉट हिज फैमिली, और करना भी नहीं चाहिए। उसूलन ये एक गलत बात है कि अगर आप एक मरहूम है, वो जो भी उसका किरदार है, दैट्स अ किरदार। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द सेक इन्फॉर्मेशन। मुझे कोई रेटिंग, कोई नाम, आई डोंट केयर अबाउट दैट, नेवर डिड। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एज अ रिस्पेक्ट, I'm not gonna drag his name a lot dirtier than what it is already. जो accumulate लोग, जो मीडिया में आप देखिएगा, चैनल लोग, वो रेटिंग के लिए या जो भी बकवासात करते हैं, that's I'm not into that. ये मेरे लिए नहीं है। वो कहते हैं सिर्फ से मौत अच्छी सिर्फ से आती है, शाही को परवाज में कोताही। वो फाइनेंशियली जो ड्रग्स ये खरीद रहा था डार्क वेब से, वो उसमें दो चीजें थी। एक थी मैरिजुआना, जो कि एक हमारे पाकिस्तानी एक्टर है, उनका एक बेटा उसमें वो भी इन्वॉल्व था, जो कि दो चीज़ें मंगवा रहे थे। एक तो मैरिजुआना थी उसमें, थाई मैरिजुआना, उसको थाई स्टिक कहते हैं, एक स्पेशल ब्रीड होती है मैरिजुआना, उसको थाई स्टिक मंगवाता था, थाईलैंड से आती है वो डार्क वेब से खरीद रहे थे। एक चीज़ ये ले रहे थे कोकेन। अच्छा, वो कोकेन कोलंबिया से नहीं मंगवा रहे थे लोग, कोकेन असल में तो कोलंबिया से आती है, पेरू से होती है, बोलीविया से आती है। ये लोग ले रहे थे चाइना से। वो क्या होती है, उसको कहते हैं सिंथेटिक कोकेन।
वो कोकेन नहीं होती बल्कि सिंथेटिक वर्जन होता है। उसका डाउन साइड ये है कि जो ओरिजिनल कोकेन करता है वो सब पार्टी ड्रग, लोग डांस करते हैं, पार्टी करते हैं, रेव करते हैं, फॉर अदर थिंग्स, हैविंग फन विद द गर्ल, वो सब चीज़ करते हैं। दैट्स गुड। ये जो कर रहे थे कोकेन हजरत, ये जो ले रहे थे, ये सिंथेटिक ले रहे थे। और वो सिंथेटिक कोकेन जो है वो आपको तौर पे जो है वो जुनून, यानी लोग ऐसे हुए हैं सिंथेटिक कोकेन वाले, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने काट दिया है अपने हाथ को, या खून निकाल दिया, किसी और के ऊपर गाल काट के उन्होंने काट के बिल्कुल निकाल दिया है, या गले पे किसी को, एक आदमी ने कत्ल किया सिंथेटिक कोकेन में, उसने किसी का नरखरा अपने दांतों से काट के निकाल दिया। आई मीन उसको ऐसी हालत हो जाती है उसको ना समझ में नहीं आता क्या कर रहा हूँ। ये पहले LSD करती थी, लेकिन अब ये जो सिंथेटिक कोकेन है, सेम काइंड ऑफ आफ्टर इफेक्ट इसके वही होते हैं कि जब आपको विड्रॉ होता है तो यू जस्ट गो क्रेजी। तो ये ना सिर्फ बेच रहे थे दोनों, दे वर सेलिंग इट एज अ कोकेन, उनको ये नहीं बोल रहे थे कि सिंथेटिक है। तो ये जो बच्चा जो कत्ल हुआ है, आमिर और ये अरमगान, ये दोनों दे वर सेलिंग ड्रग्स, इसमें कोई शुबे वाली बात नहीं है। ही वॉज पैडलिंग, क्योंकि ये खुद भी मैरिजुआना करता था, ये पैडल करता था मैरिजुआना और कोक उसके लिए, ताकि क्योंकि मैरिजुआना पाकिस्तान में महंगी है, अमेरिका में बहुत सस्ती है, तो ये उसको करने के लिए यू हैव टू पैडल इट, यानी आपको वही कहते हैं कि जो ड्रग करता है फिर उसको बेचनी पड़ती है अपना शौक पूरा करने के लिए। इट्स नॉट एडिक्टिव ड्रग्स बट दे लाइक द फीलिंग ऑफ इट। उसके फाइनेंशियल इतने ज्यादा बढ़ गए थे, ही वॉज मैसिंग अराउंड विद द सेम गर्ल एंड ही वॉज गेटिंग पैरानॉइड कि ये मेरा बिजनेस टेक ओवर करेगा। स्टेट ऑफ पैरानोया, दैट इज द मोटिव। लड़की के साथ भी इन्वॉल्व, ड्रग बिजनेस के साथ भी इन्वॉल्व, मेरी मुखबिरी करेगा, डब्बे चल रहा जो था उसका मुखबिरी करेगा कि ही न्यू एवरीथिंग अबाउट इट, व्हाट वाज गोइंग कमिंग इन, व्हाट वाज कमिंग आउट, व्हाट वाज गोइंग आउट, पैसा वहां से आ रहा था। डार्क वेब से ये चीजें ऑर्डर करते थे, जो मैंने पहले बताया कि इनकी सारी ऑर्डरिंग डार्क वेब से होती थी। इसने उस पैरानोया के अंदर आके ही प्लान टू किल द गाय। He didn't आप जो कह रहे हैं रैशनल, इट्स नॉट अ रैशनल मर्डर, इट्स नॉट अ थर्ड डिग्री, इट्स अ फर्स्ट डिग्री मर्डर, इट्स अ रैशनल मर्डर नहीं है ये। He went, he planned, he killed, he looked up the place, where to hide the body, where to left the car, ये सारी चीजें, ये सब चीजें इसने की। इसने इस बेदर्दी के साथ, मैंने बहुत डेड बॉडीज देखी हैं, मैंने बहुत मर्डर देखे हैं, मैंने बहुत से लोगों को मर्डर होते हुए देखा और मैं बहुत से मर्डरों के साथ मिला भी हूं। मैं जेल में था, वो सारे कत्ल के मल्टीपल मर्डर्स, सीरियल किलर्स। इसने उसकी टांगों को, उसको बटॉन कहते हैं, जो एक चीज होती है उसको ASP कहते हैं, ASP बटॉन होती है, वो आप खाते हैं, पता नहीं पाकिस्तान में लोगों को पता होगा, आई एम श्योर यू गाइस, सम ऑफ द गाइस जो लोग करते हैं, वो एस्प कहते हैं, ASP एस बटॉन कहलाती है, वो खुलती है, लोहे की रॉड होती है, वो सेल्फ डिफेंस के लिए होती है, फाइट करते हैं, FBI भी रखती है, पुलिस वाले भी रखते हैं, सेल्फ डिफेंस की भी रखते हैं, उसके लाइसेंस नहीं चलता, इसलिए लोहे की रॉड होती है, वो खींच, इसने बटॉन से उसकी टांगे जो दोनों हड्डियां थी वो डैमेज कर दी। दैट्स इन अ पोस्टमार्टम रिपोर्ट एज वेल। इसने उसकी पहले हड्डियां डैमेज की, दोनों तोड़ दी। तोड़ने के बाद ही पुट हिम इन अ कार, उसने ड्राइव किया गाड़ी को। जब ये पहुंचा है जगह पर जहां उसको डिस्पोज ऑफ करना था, द किड वाज अलाइव, वो जिंदा था, करा रहा था। इसने बोला कि तुम निकल के, यू कैन रन, तुम्हें जान बचानी है अपनी, तो तुम भाग जाओ, आई लेट यू गो, आई लेट यू लिव। वो भागता कहां, उसकी तो दोनों घुटने डैमेज थे, डैमेज लेग बोन दोनों फ्रैक्चर थी उसकी, क्योंकि उसको ये पहले मारता रहा है। वो लड़का निकल नहीं सका। And I imagine that कि you beat somebody, broke his leg, आप उसको बोला I'm gonna kill you, if you want to run, वो मूवियों में होता है ना, भागो में, he was playing that game। वो करने के बाद जब वो नहीं निकल सका तो बोलता है देखो, and everything was on a coin toss। इसने जो पहले मर्डर का जो फैसला किया वो उसने कॉइन टॉस पे किया, he toss a coin, should I let him live, should I let him die, ये कॉइन टॉस पे किया। फिर उसने गाड़ी के पास जाके सेम थिंग, he was coked up था, he was gigged up, he was high। इसने फिर कॉइन टॉस किया, एंड कॉइन टॉस करने के बाद उसने ये कहा, दैट्स व्हाट ही टोल्ड, कि मैं जो हूं, तुम्हें अल्लाह तुम्हें बचा ले, अगर तुम्हें बचाना होगा, आई एम गोना बर्न द कार। इसने गाड़ी के अगले हिस्से को आग लगाई, फॉर फ्रंट ऑफ द कार। अब ऑटोमेटिकली आप गाड़ी के, आप किसी के शलवार पे आग लगाएंगे तो कमीज भी ऑटोमेटिकली जल जाएगी, यू नो इट, बट प्लेइंग लाइक अ गिगडम गेम। ये सिर्फ अ गिगडम गेम है कि आपने अगला साथ लगाया, बोला कि, और दिस इज व्हाट ही गिव पुलिस को भी इसने ये बयान दिया है कि मैं तो नहीं मारना चाहता, मैंने अगर अल्लाह को उसको बचाना होता तो बचा लेता, मैं तो सिर्फ गाड़ी के अगले से बात तो अस्तगफुरुल्लाह। दिस इज ऑल साइकोपैथ स्टफ, और द मोटिव इज द जेलसी, द गर्ल, द पैरानोया एंड द बिजनेस, एंड सेम थिंग द सिंथेटिक कोकेन प्लेस द बिग रोल। अच्छा दोस्तों, हमें फरीदी साहब ये भी बताएंगे कि ये डब्बा, ये जो टर्म सामने आई थी इस केस में, ये डब्बा किसे कहते हैं? फिर डार्क वेब का चर्चा है, ये सारे मामलात क्या थे? कामरान साहब जरा ये फरमाइए कि ये जो डब्बा है
ये डब्बा वो किस तरीके से जो है ना क्या करता था, और वो जो है इसकी दौलत का नशा तो उसे था ही था, ये दौलत उसे कहाँ से कमाई, किस तरह उस तक पहुंची, और ये इतना दौलतमंद जो बन गया, ये कौन से ऐसे गैर कानूनी धंधे थे जिनमें वो मुलव्वस रहा है? पहले हम डब्बा बताते हैं, डब्बा क्या होता है। इट्स इलीगल कॉल सेंटर। और इलीगल कॉल सेंटर ये होता है कि उसमें आप अमेरिका में 2-3 तरह के स्कैम्स हैं तो कई तरह के, मेजर 2 पाकिस्तान से होते हैं, वो 2-3 तरह के होते हैं उसमें। एक तो होता है कि आप जो कंपनीज हैं जैसे स्पेक्ट्रम, अमेरिकन कंपनीज हैं, आप एक वेबसाइट, फेक वेबसाइट लॉन्च करते हैं, शेडो साइट होती है वो। स्पेक्ट्रम जैसे केबल कंपनी है कि जो केबल प्रोवाइडर है या इलेक्ट्रिक प्रोवाइडर है, वहाँ पे तो प्राइवेट कंपनियां हैं काफ़ी, आप उनकी वेबसाइट लॉन्च कर देते, उसकी सपोर्ट जब आप क्लिक करते हैं तो वो इट कनेक्ट्स टू वन ऑफ देयर गाइस। तो फिर वो आपको कहते हैं कि आपका इतना पास ड्यू है, देन देखते हैं कि कार्ड नंबर दे वाइप योर अकाउंट आउट, दैट्स वन वे ऑफ डूइंग इट। दरिया को कुछ में समझ रहा हूँ। एक होता है कि यू डू कोल्ड कॉल, कहते हैं उसको, वो कोल्ड कॉल करते हैं, और जैसे मेडिकेयर प्रोग्राम है या मेडिकेट प्रोग्राम है, अमेरिका का प्रोग्राम है कि जो आपको वो क्या करते हैं कि फ्री मेडिकल होती है उसमें, तो वो ब्रेसेस होती हैं और या और कुछ चीज़ें होती हैं, तो वो यूजुअली बूढ़े लोगों का होता है, 60+ के लिए मेडिकल या मेडिकेट होता है, मेडिकेयर या मेडिकेट होता है। तो वो उसकी कोल्ड कॉल करते हैं और अमेरिकन उसको बहुत सीरियसली लेते हैं। आई मीन वो शायद क्रेडिट कार्ड फ्रॉड को या स्पेक्ट्रम को इतना सीरियस नहीं लेते जितना वो इसको लेते हैं, क्योंकि उसमें बूढ़ों को रिप ऑफ करते हैं। तो उनसे ये कोल्ड कॉल करते हैं, इनके पास कॉल लिस्टिंग होती है, वो लिस्ट बाय करते हैं बाकायदा तौर पे, समहाउ द लीक द लिस्ट आती है वो। मैं तरीका नहीं बताऊंगा उसका, तरीका बताऊंगा फिर कुछ दूसरों का फायदा हो जाएगा। सो क्या करते हैं कि वो कोल्ड कॉल करके उससे कहते हैं कि तुम्हें जो हम वो ब्रेस बेच रहे हैं, या वो 20 रुपए की कोई चीज़ को 1400 बिलिंग कर देते हैं, 1500 मेडिकेट को बिलिंग करते हैं। वो इट्स बेसिकली मेडिकेट फ्रॉड। अमेरिका लुक एट इट एज नॉट डब्बा, दे लुक एट इट एज मेडिकेट एंड मेडिकेट फ्रॉड, और दैट इज अ वेरी सीरियस क्राइम फॉर अमेरिकंस एज वेल। अच्छा, जो इसकी तीसरी टारगेट ऑडियंस है, ये क्या करते हैं कि दे लॉग इन टू, ये आपके कंप्यूटर को एक लिंक भेजते हैं और उससे ये आपका अकाउंट इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। उस पर लॉग इन होकर पहले ही आपको फेक एक ट्रांजैक्शन करते हैं, फिर ये रोना शुरू करते हैं, वो फेक ट्रांजैक्शन होती है। वो आपको लगता है कि आपका अकाउंट ज़्यादा आ गया, वो आपका रोना पीटना शुरू करते हैं कि भाई आपके अकाउंट में इतना पैसा आ गया और मैं ये गेम मी दैट, उससे आपका एक्सेस समहाउ, फिर मैं वही करूँगा बात, मुझे मोहतात रहना पड़ता है क्योंकि फिर किसी का फ़ायदा ना हो उसमें। तो वो मोहतात रहते हुए मैं बताता हूँ कि समहाउ द एक्सेस द अकाउंट, और वो एक्सेस अकाउंट के साथ वो जो अपना अमाउंट, तो वो कुछ होता ही नहीं, वो तो हवा में होती है ना, देयर इज नो सम अमाउंट, ये पूरे किसी के 50,000 लाख $, किसी के 25,000 जो भी होता है वो अकाउंट में, दे एम्प्टी इट ऑल आउट। लोगों की सेविंग्स, लोगों की यानी लोगों ने खुदकुशियां कर ली, ऐसा हालात हो जाते हैं। ये इतना बेरहम मामला ही है। तो ये जो खबीस है, ही वॉज रनिंग अ डब्बा हाउस एंड ही वॉज डूइंग कोल्ड कॉल्स भी कर रहा था ये, और इट वॉज नॉट अ बिग डब्बा हाउस, बट बड़ा डब्बा हाउस नहीं था इसका, लेकिन ही वॉज डूइंग अ वेरी लिमिटेड वर्जन ऑफ इट। इसके पास 10 या 12 कंप्यूटर चल रहे थे, या एक टाइम पे 10 से 12 आदमी चल रहे थे इसके। सो वो बहुत लिमिटेड काम में ही वॉज रनिंग अ डब्बा हाउस। तो इसमें जो आपकी इनकम हो जाती है वो बड़ी खतरनाक किस्म की होती है। आई मीन इमेजिन, अब पाकिस्तान में ऑडी अगर आपने A4 भी रखी हुई है, S8 ही हैड, आई थिंक A6 थी इसके पास ऑडी, इसके पास ऑडी A6 भी रखी हुई थी, डिफरेंट SUVs थी, दुनिया का बेहतरीन असला था। अच्छा, कीप इन माइंड अनदर थिंग, वो जो सिक्योरिटी सिस्टम अगर आप देखेंगे, ही हैव कैमरास एवरीवेयर। इसने पूरा उसको फोर्ट सर्वेलेंस बनाया हुआ था, जो गेट था इसने उसको सिक्योर किया हुआ था कि टोटल केओस सिचुएशन थी वो, क्योंकि ये पैरानॉइड था ना, ही वाज ऑलवेज स्केयर्ड। इसके कैमरे आउटसाइड, अच्छा कैमरा सिस्टम था इसके पास, वो जाली कैमरे में चाइना माइना नहीं था इसके पास, बोज लगे हुए थे इसके पास, बोज के बॉश के कैमरे लगे हुए थे, एंड ही स्पेंड लॉट ऑफ मनी, सो इट मींस ही वाज फाइनेंशियली वेरी वेरी गुड। और इसका जो डब्बा हाउस था वो कामयाब चल रहा था। 2 तरह के डब्बा हाउस होते हैं, एक तो होता है कि दे दिला के चलता है और एक होता है खुद से चलता है। इसका जो है वो नहीं, वो देने बगैर देने वाला, उसमें छापा पड़ जाता है बाद में। इसका जो चल रहा था वो बगैर दे दिलाए वाला था, यानी वो जाती, वो पूरा खुद खाने वाला डब्बा हाउस था इसका। अच्छा, ये तो हमें पता लग गया कि क्या धंधे थे जिनके ज़रिए दौलतमंद बना, अमीर बना अरमगान। इसके साथ एक और भी सवाल है कि अगर ये इतना कुछ कर रहा था अरमगान, और कत्ल तक भी पहुंच गया था, अगवा भी कर लिया, घर में तो जो उससे धंधे उसके थे ही थे, और जो उसने खुफिया कमरे बनाए हुए थे और जो सिस्टम था उसका, लेकिन इससे हमसाए भी बेखबर रहे, पूरी सोसाइटी बेखबर थी। फिर इदारे मुताल्लिका जो हैं वो किस मर्ज की दवाएं, क्या वो सो रहे थे? इन जराइम से वो इदारे क्यों दानिस्ता खामोशी थी या बेखबरी में थे? देखें, अथॉरिटी, मैं गिनवाना शुरू कर दूं आपको डब्बा हाउस कराची के, गिनवाऊं, नाम लेना शुरू करूं लोगों के?
कर देता हूँ, आपको मैं बताना शुरू कर देता हूँ मेरे भाई। अगर आप गुलशन से शुरू करेंगे ना, क्या है वो गुलशन, एक और जगह गुलशन से शुरू करें आप, जौहर से शुरू करें आप जौहर से आए सोसाइटी की तरफ, पीसीएचएस, फिर आप आना शुरू करें डिफेंस की तरफ। पाकिस्तान की मईशत का एक बहुत बड़ा हिस्सा आपके पास फॉरेक्स नहीं आता है। दिस इज व्हाट दे जनरेट, जस्ट टू लेट यू नो। आप लोगों को बुरा लगेगी ये मेरी बात, पर आई एम टेलिंग यू, इसलिए उस पर ज़्यादा क्रैकडाउन नहीं होता कि टू हेल्प योर इकोनॉमी। सही बता रहा हूँ आपको बात, मतलब दिल से बता रहा हूँ, मैं हवा में नहीं करता बात। तो जो लोग, जब आप इकोनॉमी हेल्प कर रहे होते हैं और आप पे ब्लाइंड आई कर ली जाती है, या कुछ लोगों को परसेंटेज जाता है, इस केस में तो नहीं जा रहा था, लेकिन जिन लोगों के जो हैं वो जाता है, तो उसके बाद वो जो है वो आपके ऐब और गुनाहों को नहीं देखते, फिर वो अपनी जेब को देखते हैं। ऑल दो इट्स अ वेरी बैड थिंग टू डू। मैंने इसके विक्टिम्स को देखा हुआ है कि जो उसकी तकलीफ है लोगों को, ज़िंदगी भर की सेविंग लोग जो खो देते हैं, और इट्स वेरी सैड स्टोरी। बूढ़े लोग जिनके पास कुछ और आमदनी नहीं है, जॉब करने काबिल नहीं होते। तो अली भाई, पाकिस्तान में, पंजाब में पिंडी से में भी चलते हैं ये, रावलपिंडी में बहुत बड़ा नेक्सस है इसका, बहुत बड़ा नेक्सस है इनका। और जो कराची में, तो मैंने आपको ऐलान भी किया था पहले कि उसका रेड होगा, और उसका मैंने 24 घंटे में हो गया था रेड उसका, तो वो उसका तो रेड हुआ था। क्या कह सकते हैं, अब मैं इसमें बात करूंगा तो फिर फिर आपके लोगों को तकलीफ शुरू हो जाएगी कि वाई एम आई ब्रिंगिंग दैट, क्योंकि जिनके खाते चलते हैं, जो लोग पैसे लेते हैं, वो नहीं चाहते कि इस पर बात हो और ये बात सामने आए लोगों की इस तरह से। तो लेट्स कीप इट डार्क। अच्छा, इतना बड़ा धंधा करता था, तो फरीद साहब क्या ये आप वो बता सकते हैं हमारे नाजरीन को कि इससे माहाना इनकम क्या होती थी उसको? बड़ा पैसा कमाता होगा, ये धंधा इतना खुफिया था और बड़ा जदीद तर्ज का था, तो उसमें इसकी इनकम तो खासी होगी। कोई इसका अंदाज़ा हमें लग सकता है कि जी कितने पैसे वो कमाता था? और ये दौलत जो है, इसके हवाले से एक और भी सवाल उठता है कि क्या ये जो मुस्तफ़ा आमिर का कत्ल केस है, या मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, या मंशियात का केस है, या जो FIA इंक्वायरी कर रही है, इनमें वो अपने दौलत के बलबूते पे जो है कोई फ़ायदा तो हासिल नहीं कर सकता? इसने जो कत्ल, इसकी जो पहले इनकम की बात कर लेते हैं, ये इसमें फिक्स इनकम तो नहीं होती, फिशिंग ना, बेसिकली अप एंड डाउन होता है। तो अगर आप एवरेज आउट करते हैं तो ही वॉज एवरेजिंग आउट $40,000 to $50,000 मंथ, 50 से $40,000 मंथ एवरेज आउट कर रहा हूँ, कैन बी एक्यूरेट नहीं कर सकते, 10 अप 10 डाउन कहते हैं, यू ओनली एवरेज आउट, फिक्स नहीं होता ना ये कोई अच्छे महीने होते हैं, कुछ खराब महीने होते हैं, डिपेंड होता है कि हाउ मच यू डिड सर्टन मंथ। इसमें रिवॉर्ड भी होता है, परसेंटेज भी आता है। कॉलर्स जो अच्छे डब्बा हाउस है, उसमें बहुत क्वालिफाइड लड़के जो हैं, उनको परसेंटेज भी मिलता है, पर कॉल भी मिलती है, सैलरी भी होती है, परसेंटेज भी होता है। लेकिन इसकी जो इनकम थी वो $40,000 से $50,000 यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, USD में रखता था। ये सारा पैसा क्रिप्टो में आता था इसके पास, एंड ही वाज डूइंग लॉट ऑफ बिटकॉइन। इसका जो फॉरेक्स का अकाउंट भी था, बिटकॉइन का अकाउंट भी था, इसके पास डिफरेंट वॉलेट्स थे। ये कॉइन बेस पे ट्रेड कर रहा था, कॉइन बेस का इसका अकाउंट था, जो कि फ़ोन से इसके मिला है, फोरेंसिक जब उन्होंने किया तो वो कॉइन बेस अकाउंट था। आई डोंट नो इफ दे कुड ओपन इट और नॉट, लेकिन समहाउ दे हैड एक्सेस टू इट। जो पाकिस्तान के आपके लोग हैं, जो लोग करते हैं ये, 50,000 40,000 कम से कम महीने का इसका इनकम था। डायरेक्ट फ्रॉम डब्बा हाउस, हमने वो ड्रग नहीं किया। तो जो आपके जो एक्टर के जो बेटे हैं, उनसे पूछ लीजिएगा, आई मीन उनका तो पैसा ही मैनेजर ही दे रहा था ना, उनका तो कोई ढकी छिपी बात नहीं है। उसका जो काम था, ही वॉज ईजिली मेकिंग $20,000 to $30,000 a month बाय सेलिंग डोप। वो 4 से 5 किलो मैरिजुआना ऑर्डर करता था और डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। इसकी जो कोकेन थी, ये भी 4 से 5 किलो कोकेन, इसकी 4 से 5 किलो कोकेन मंगा रहा था ये, 4 to 5 किलो। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, जो ऑर्डर कर रहा था ये, वो आती है इसके पास, डिलीवर हो रही थी $5,000 पर किलो पे बाय कर रहा था ये, $50,000 पर किलो। और जो बेच रहा था, जो ब्रेक डाउन करने के बाद, ही वाज सेलिंग फॉर $80,000 किलो, $80,000 किलो बेच रहा था ये। लेकिन ये किलो में डील नहीं करता था, दे वर डूइंग 8 balls पैसेज ग्राम में करते हैं, तो वो आगे के लड़के कर रहे थे। ये आमिर जो था, जो लड़का बेचारा मर गया ये, तो ही वॉज डूइंग ब्रेक डाउन, क्वार्टर आउंस जितना होता है। यूजली आउंस में ज़्यादा, पाकिस्तान में आउंस में ज़्यादा नहीं बिकती है, बड़ी पार्टियाँ होती हैं तो वो जब आउंस में आती है ड्रग्स, वहाँ पे जो बड़ी पार्टी जब लोग करते हैं, यानी मीडिया की पार्टियाँ या LGBTQ की पार्टियाँ होती हैं, उसमें आउंसेस में होती है। लेकिन नॉर्मली दे बाय ग्राम और 2 ग्राम या 3 ग्राम। लेकिन जब इसको ब्रेक डाउन करते हैं, जब आप 1 किलो बाय करके, तो यू मेक अबाउट $80,000 किलो। आप यानी छोटे में ब्रेक का 1 किलो ला के आप 1 किलो तो किसी को नहीं बेचते, यू ब्रेक इट डाउन टू स्मॉल पोर्शन, ग्राम या आउंस या जो भी। तो $80,000 पर किलो ये कर रहा था मूव। यानी इमेजिन, 5,000 का $75,000 ग्रॉस प्रॉफिट था इसका।
मैरिजुआना जो ये बाय कर रहा था, ही वॉज पेइंग 22 से 2000 थाई स्टिक, ही वॉज पेइंग 200 या मुझे भी याद नहीं, 2200 या 2000 में बाय कर रहा था ये किलो, और ब्रेक डाउन कर रहा था वो, मुझे उसका एग्जैक्ट फिगर नहीं पता ब्रेक डाउन का। आई थिंक मुझे, क्योंकि मैं डॉलर में काउंट रखता हूं, तो आई थिंक ही वाज सेलिंग 2 ग्राम या 5 का, आई डोंट वांट टू से इट, बट व्हाटएवर इट वाज, ही वाज मेकिंग, यानी वो 2000 को ये 10,000 में कन्वर्ट कर रहा था, यानी 2000 के $8 प्रॉफिट था इसका, और 5,000 पे कोकेन पे इसका $75,000 प्रॉफिट था। सो नाउ वी लुकिंग एट द इनकम पार्ट ऑफ इट, और वो जो आमिर लड़का, ही वाज गेटिंग इनफ मनी फ्रॉम इट एज वेल। और ये लोग जो थे, यही डब्बा हाउस वाले, पार्टी वाले, जिनके पास, जारी बात है, आम आदमी मेरे जैसा आपका आदमी तो अफोर्ड नहीं कर सकता कोकेन मैरिजुआना ऐसे, मैं मतलब मैरिजुआना तो अफोर्ड कर लूँ, कोकेन नहीं अफोर्ड कर पाता। लेकिन ये लोग जिसको कर रहा था, उनके पास वही जैसे ऐसे पैसे होते हैं, दे बाय इट, फिर वो लोग अय्याशी के लिए इस्तेमाल करते हैं इस चीज़ को, तो दे बाय इट, एंड इट्स अ वेरी कॉमन थिंग पाकिस्तान में। तो ऐसा कीजिए कि अगर आप कहें तो मैं एक कॉल करूं तो मेरा ख्याल 1 घंटे में 5 डीलर आपको दे दूं, 1 घंटे में, अगर ना जानते हुए। मैं तो पर्सनली तो 100 को जानता हूं। वैसे जस्ट मैं कोल्ड कॉल अगर मैं अभी ढूंढना शुरू करूं, तो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप, रेडिट पे जाऊं या व्हाट्सएप पे जाऊं या फेसबुक पे जाऊं, सो अली भाई पेजेस के पेजेस भरे हुए हैं पेजेस। वेब डिलीवरी, वेब भी होती है, उसको ऑयल वेब होता है, ऑयल वेब की डिलीवरी पाकिस्तान में घर पे डिलीवर होती है। कोकेन पाकिस्तान में घर पे डिलीवर होती है मैरिजुआना। आप व्हाट्सएप के ग्रुप कहें, मैं अभी पेज देना शुरू करता हूं आपको। रेडिट पे जाएं, आपको 100 पेज मिल जाएंगे, वहां पे 100 पोस्टिंग मिल जाएंगी। सो द बिजनेस इज बूमिंग। और ऐसे लोगों के लिए फिर आई मीन दिस इज व्हाट दे डू। जहां तक ये आप छूटने वाली बात कर रहे हैं, या मैंने इसलिए, मैं आपको कह रहा था, मैं आई वाज ट्राइंग टू इंटेरोगेट हिम, और शायद मेरी रसाई इसलिए नहीं हुई कि आई न्यू कि जो उसका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, पहली जो उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई है, ही टुक मनी फ्रॉम इट। तो उसने जो केस वीक बनाया था, जज टुक द मनी, लीड इन्वेस्टिगेटर जो था उसका, उसने पैसा, उसने केस ही ऐसा बनाया। फिर नाउ लेट्स गेट इनटू निटी ग्रिटी ऑफ इट। आई एम एंग्री नाउ, लेट मी गिव यू द निटी ग्रिटी ऑन इट। अली भाई, एक आदमी ने मर्डर किया, ठीक है, बंदा मार दिया, खत्म हो गई बात। बंदा मरने के बाद अगर आप उसको प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, अब मैं स्टूडेंट हूं लॉ का, आप स्टडी लॉ, मैं तो बाबा नहीं करता, आप स्टडी लॉ। आपने, एक आदमी ने, मिसाल के तौर पे हम एक कहते हैं, हयात खान ने एक कत्ल किया, बंदा मार दिया उसने। हयात खान चोरी भी करता था, हयात खान पॉकेट भी मारता था, हयात खान चरस भी बेचता था, हयात खान चकला भी चलाता था। बट यू डोंट नीड ऑल दैट। आपको हयात खान को प्रोसिक्यूट करने के लिए यू कॉन्सेंट्रेट मर्डर, क्योंकि मर्डर इज द बिगेस्ट क्राइम। अमेरिका में यही होता है, आपने 100 चीजें कर रहे हैं ना, दे विल कॉन्सेंट्रेट योर मर्डर। आपका इनिशियल चार्ज मर्डर है, आपको मर्डर पे कॉन्सेंट्रेट करके वो आपको सजा दे देंगे मर्डर के ऊपर। क्यों? आपको लाइफ सेंटेंस हो जाएगा, या तो सजा उम्र कैद हो जाती है, या तो फिर आपको फांसी हो जाएगी ना। 2 थिंग्स गोना हैपन इन मर्डर केस। लेकिन करने वालों ने जो केस बनाया, वो हम ये इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, हम डब्बा इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, हम डार्क वेब इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, हम ये इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सो इन्वेस्टिगेशन वाले ने यह किया कि उसने ये सारी चीजों को इधर उधर वाई, उसने बंदा मारा। यू कॉन्सेंट्रेट ऑन मर्डर इन्वेस्टिगेशन। आपके पास डेड बॉडी है, आपके पास आला कत्ल है, आपके पास बंदा है, आपके पास विटनेस है। यू गॉट एवरीथिंग यू नीड, यू गॉट वट एवर यू नीड, यू हैव इट। इसको नेल करना मर्डर में इज द इजिएस्ट थिंग। आपको सज्जे खब्बे जानने की जरूरत ही नहीं थी। देयर इज नो नीड टू टच ऑन ड्रग्स, there's no need to touch on Dabba House, there's no need to touch of crypto. It's all useless crap, forget. पुलिस, इसके पास असला है, don't worry about उसने असला लिया, कहां से लिया, कुत्ते से लिया, who gives a damn? He killed somebody, let's concentrate on murder charge. You don't go on हयात खान के जो है वो चरस बेचने पे और आप वो जो चकला चला, don't worry about that, concentrate on murder. लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसको लिंगर ऑन किया। वी आर इन्वेस्टिगेटिंग दिस, हम उसके कंप्यूटर से फोरेंसिक निकाल रहे हैं। वी ट्राइंग टू फाइंड आउट मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी। वी ट्राइंग टू फाइंड आउट मनी लॉन्ड्रिंग, वी ट्राइंग टू फाइंड आउट, देयर इज यूजलेस शिट। सो दिस इज हाउ दे डिड। इन्होंने इस केस को उलझाने के लिए, देखें अली भाई, केसेस जब आप इन्वेस्टिगेट करते हैं, आपके पास एक कहते हैं स्पाइडर वेब की तरह एक चीज होती है। यू नैरो इट डाउन एंड यू ब्रिंग इट टू वन पॉइंट एंड वन पॉइंट ओनली, दैट्स मर्डर। अगर आप इधर उधर जाना शुरू करेंगे ना, आप मुद्दे से हट जाएंगे। तो इन लोगों ने जानते बूझते, ही न्यू व्हाट ही वाज डूइंग, इसने क्या किया? एक्सक्यूज देना शुरू किया। वी आर इन्वेस्टिगेटिंग दिस, वी इन्वेस्टिगेटिंग दैट। बॉटम लाइन क्या? यू वांट टू पनिश द गाय, यू कैन पनिश द गाय ऑन अ मर्डर। द बिगेस्ट पनिशमेंट
द बिगेस्ट क्राइम इज मर्डर। आप नीचे की चीजों को तो, ये अमेरिकन में भी ये होता है कि अगर आपका 10-12 क्राइम है ना, तो वो आपको क्या करते हैं, नेगोशिएट कर लेते हैं। कहते हैं, जैसे मेरे केसेस थे, मेरे पर 7 केसेस डाले थे टोटल, मुझे कहा एक पे गिल्टी प्ली कर दो तो मैं सजा दे देते हैं, बाकी 6 माफ है, यानी उनका कोई जिक्र ही नहीं है। दैट्स व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इन माय क्राइम। तो फिर उन मेरे 7 में से खैर 3 में मैंने गिल्टी प्ली किया, ऑब्स्ट्रक्शन जस्टिस पे गिल्टी प्ली किया मैंने, और खैर तो एक, दिस इज हाउ इट वर्क्स इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये दुनिया में कोई ऐसा नहीं कि पाकिस्तान कोई अनहोना मुल्क है, चाहे वो इंडिया, चाहे पाकिस्तान, चाहे बांग्लादेश, चाहे टिम्बकटू, यू कॉन्सेंट्रेट इन वन थिंग एंड वन थिंग ओनली, एंड दे डिडंट। और उसने इसलिए, अब आपका जो सवाल है क्या ये छूट जाएगा, इसके बाप की जमानत होगी, बट ही न्यू एवरीथिंग। इसके बाप को हर चीज पता थी क्या हो रहा है। फादर को जो असले का वाला मामला था, ही वॉज इन्वॉल्व इन बाइंग सम ऑफ द वेपन्स एज वेल। ठीक है, कीप इन माइंड, इसराइली यूजीज, वी नॉट टॉकिंग अबाउट क्लशन। पाकिस्तान में क्लशन और टीटी तो है, वो घर घर में होती है ना। इसका बाप जो था, वो आपने देखा कि उसकी जमानत हो गई है। ठीक है, इस किस्म के केसेस, इतने हाई प्रोफाइल केसेस में, जब एक मर्डर है, उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग है, क्रिप्टो है, ड्रग्स है, आई मीन दिस इज अ वेरी 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 सीरियस केस। और लेकिन एक तरीका पाकिस्तान में क्या होता है अली भाई, कि वो ठंडा करके छोड़ते हैं। जहां तक इसका मामला है, उसका रिमांड भी नहीं हुआ, ही डिडंट गेट अ रिमांड। वो रिमांड जो होता है ना पाकिस्तान में, उसका मतलब इन्वेस्टिगेशन छितर परेड होती है, कुत्ते की तरह मारते हैं उसमें लिटा के। सो ही नेवर गॉट रिमांडेड एज वेल। ही गॉट, जो इसका भी रिमांड हुआ उसमें उसको उन्होंने, अदालत तो पहले दे ही नहीं रही थी रिमांड, कई दिन तक इसको फिर जेल कस्टडी में दिया, उसको इन्वेस्टिगेट, यहाँ आके सवाल जवाब करें। सो दैट ऑल एड्स अप। और इसको आपको शर्तिया कहता हूं, नथिंग गोना हैपन, थोड़ा इंतजार कीजिए, ही इज गोना बी आउट फ्री इन द स्ट्रीट्स। ये जो डार्क वेब का अहम पहलू मुस्तफ़ा कत्ल केस में सामने आया, इसके एक अहम बात तो ये है कि हमें तो ये नहीं कोई ऐसी इत्तला मिली कि कोई ऐसा तरबियती इदारा हो, स्कूल कॉलेज एकेडमी खुली हो, जहाँ इसकी तरबियत दी जाती हो, बच्चों को सिखाया जाता हो कि डार्क वेब से कैसे डील करना है। ये आखिर अरमगान और शिराज और उसके साथी दीगर जो पूरा गैंग है, ये सारे के सारे ग्रुप वाले जो हैं, ये आखिर ये इससे डील करते थे, उन्होंने ये कहाँ से सीखा था? हाँ, देखिए हमारे बच्चे वही डिस्ट्रक्शन वाले पुठे काम में तो कमाल है ना इनका। आई मीन दे गूगल जिंदाबाद। तो इनको सिर्फ आप क्या सिरा पकड़ाए ना, ये कमीज पूरी उधेड़ देते हैं, एक एक धागे का सिरा देना। हमारे आपके पास टाइम नहीं होता, वो कॉल काम चल रहा होता, वी हैव मिलियन थिंग टू डू। बट जब आपके पास एक ही चीज़ है, आप लेके बैठे हुए हैं पूरा दिन, यू नो, आप ऐसा करें, मिसाल के तौर पे आप एक काम कीजिएगा, कल अपना कंप्यूटर खोलिए, उसको हार्ड ड्राइव निकालें, सब चीज़ निकालें, आप 3-4 दिन यही करते रहें, 5वें दिन आपसे फिक्स हो जाएगा वो। 5 दिन अगर आप 12 घंटे बैठे रहेंगे ना उस पर, दिस इज ऑल यू गॉट टू डू, यू विल फिक्स इट। जो टिकटॉकर्स हैं क्या करते हैं ना, इट्स नॉट अ मैजिक, दे स्पेंड सो मच टाइम इन इट, दे गेट एक्सेलेंट एट इट। मेरे बच्चा जो एडिटिंग वाला, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे 10 लोगों से मैंने एडिटिंग में बात की है, मैंने कहाँ से पढ़ा, कहीं कुछ नहीं पढ़ा, सेल्फ लर्नड है सारे, ऐसी कमाल एडिटिंग करते हैं, पूरा दिन यही करते हैं, दैट्स ऑल दे डू। कोई डिग्री नहीं है, कुछ नहीं है। मेरे पास एक लड़का है जिसने मेरी एक बहुत अच्छी वीडियो एडिट की है, ही इज 16 ईयर ओल्ड, 16 साल की उसकी उम्र है, स्कूल पढ़ता कुछ नहीं है, वो सिर्फ यही करता है वो। सो जब आपके पास टाइम है एंड द मनी कमिंग इन, इट्स इजी, नो डिफिकल्टी, नो बिग डील, क्या हो गया। सो ये सीखने वाला मामला तो इज अ इजी टास्क। डार्क वेब पे जाके बहुत आसान चीज़ ये होती है कि आप रेटिंग देख लेते हैं, उसमें बता देते हैं। वहाँ फ्रॉड बहुत होता है, ऐसा नहीं है कि हर चीज़ जो हंकी डोरी है, हर सारा सब हरा ही हरा नहीं है वहाँ पे, हंकी डोरी कि वहाँ पे ये लोग रेटिंग होती है उनकी, जैसे ईबे का सेलर्स होता है या OLX का मुझे पता नहीं, लेकिन ईबे पे रेटिंग होती है, 5 स्टार सेलर, 3 स्टार सेलर, यू नो, जैसे अगर आप या Airbnb करते हैं तो सुपर सेलर होता है उसमें, ये टाइप की चीज़ें होती हैं। तो वो जब आप यू पिक द राइट गाय, एक दो दफ़ा धोखा भी हो जाता है, सो व्हाट, यू गेट इट बैक। उसमें जो पेमेंट होती है वो क्रिप्टो पे होती है, वो कोई भी पेमेंट जो है वो वैसा नहीं लेता, मतलब कोई वायर ट्रांसफर नहीं होते, वेस्टर्न यूनियन नहीं होता, अब सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो पे होती है, एंड क्रिप्टो का अकाउंट उसके पास ऑलरेडी हैवी ड्यूटी था। सो व्हेन यू हैव सो मच मनी टू लूज एंड सो मच मनी टू मेक, आपको आसरा ही नहीं है ना, देन इट्स वेरी इजी टू डू, इसका आसान है ये काम करना। तो ये डार्क वेब से यू फाइंड अ बायर, मैरिजुआना के बायर थाईलैंड से बहुत आता है। अब जितनी पाकिस्तान में जो वीड आ रही है, वो एक तो वो लोकल ग्रोथ बहुत हो रही है, घर में ग्रीन हाउस बनाए हुए अंदर ही ग्रो होती है, वो बाहर का मसला ही नहीं है, इसको हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। एंड दे डू इट, ग्रीन हाउस अंदर ही बना लेते हैं कमरे में, टेक 1 रूम एंड दे स्टार्ट ग्रोइंग इन इट, एंड अच्छे पैसा उसमें, स्मॉल मनी, बहुत बहुत मोटा पैसा उसमें। एक पॉलिटिकल जो आपके बहुत बड़े
कराची की एक पार्टी है, उनका बेटा, और वो खुद भी इसमें इन्वॉल्व थे। बेटा तो आगे पीछे हो गया उसमें क्योंकि उसके ऊपर छापे पड़ रहे थे, तो उन्होंने उसको आगे पीछे कर दिया। ही वॉज ग्रोइंग लोकली, वो तो घर में ग्रो करता है, ही वॉज इन्वॉल्व इन इट टू। लिहाजा इसने ऑर्डर करना शुरू किया कोकेन और marijuana डार्क वेब से, और इसको पता था कि सिंथेटिक कर रहा है, लोगों को सिंथेटिक बता के नहीं बेच रहा था। हालांकि यानी यूजुअली अमेरिका में जब आपको बताते हैं कि सिंथेटिक खरीद उसकी प्राइस कम होती है, तो ये कोकेन को कोकेन के पाकिस्तान में पता तो है नहीं लोगों को, ज़्यादा फर्क तो नहीं पता सिंथेटिक और रेगुलर कोकेन का। उनको तो हाई होने से मतलब है, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्सेसी पिल का भी यही है, सिंथेटिक ही होती है, वो तो एक सिंथेटिक ड्रग है, उसमें मेथाफेटामिन बहुत ज़्यादा, जिसको आइस कहते हैं, उसका एक पोर्शन होता है। सो ये ही वॉज अब्यूजिंग इट एज वेल, ही वॉज डूइंग पिल भी, इसको पिल मारना कहते हैं कराची की जबान में। ये गोली भी मारता था, और ही वॉज डूइंग एक्स भी मारता था ये। तो वो सारी चीज़ें जो है ये डार्क वेब से आती हैं, शिप थाईलैंड से होती हैं वो पाकिस्तान। और वो कोरियर सर्विस जो है वो उसमें फटी हुई होती है बीच में, और वो सील एक होता है, उसमें स्मेल बाहर नहीं निकलती। कोकेन की तो वैसे भी स्मेल नहीं होती ज़्यादा, लेकिन marijuana की बहुत ज़्यादा लाउड स्मेल, उसको लाउड ही कहते हैं, इसमें इसका कोड वर्ड लाउड है, स्ट्रीट लैंग्वेज उसको लाउड ही बोलते हैं। तो वो उसमें ही वॉज ऑर्डरिंग इट थ्रू डार्क वेब, और डार्क वेब से वो डिलीवर हो जाता था। उसके बाद ये पोर्शन गेट आउट, ही हैड फ्रंट मैन जो जाके, ये खुद नहीं जाके बेचता था, ये तो डीलर था ना, तो डीलर के बाद फ्रंट मैन होते हैं जो स्ट्रीट डीलर्स होते हैं, वो बेचते हैं। So Amir is one of his front men as well. He was not, business partner. He was one of his front men, कह लीजिए उसको। शिराज शरीक मुलजिम है इसका, अरमगान का, और हर वक्त इसके साथ रहा, लाश को ठिकाने लगाने तक उसका हमराही था। तो इसका क्या रोल है इस सारे केस में, और क्या जिस तरह की सज़ा अरमगान को मिलेगी, शिराज को भी उसी तरह की सज़ा फेस करना पड़ेगी, या उसके हवाले से अदालत जो है ना कोई नरम गोशा रखती होगी? जब तक की जो तफ्तीश हुई है, अब तक के जो मसाइल हैं, उस हवाले से आप बताएं। जी, दोनों पे जुर्म तो सेम है, क्योंकि वो इसका अलायकार था, यानी इसको बोलते हैं एक्सेसरी, जो इंग्लिश में इसके लफ्ज इस्तेमाल होता है, मुझे उर्दू में पता नहीं क्या कहते हैं उसको, वो अच्छा अलायकार ही कहते हैं उर्दू में, लेकिन वो यानी लीगल टर्म मुझे नहीं पता पाकिस्तान में लीगल टर्म क्या इस्तेमाल है। इंग्लिश में जो हमें लीगल टर्म FBI या पुलिस इस्तेमाल करती है, उसको एक्सेसरी टू अ क्राइम कहते हैं। कि अगर आपने मिसाल के तौर पे, एक आदमी है जिसने बैंक रॉब किया, बैंक में डकैती की उसने, तो वो उसका जो ड्राइवर है, वो ड्राइवर को जो चार्ज होगा वो एक्सेसरी क्राइम होता है, एक्सेसरी टू अ क्राइम। अगर वो एक्सेसरी ना होती तो वो क्राइम ना होता। मतलब ये कि अगर उसके पास ड्राइवर गेट अवे ना होता तो ही कुडंट हैव कमिट द क्राइम। सो जितने भी लोग, जिसने गन बेची है वो भी एक्सेसरी है, जिसने भी सपोर्ट फराम की है वो एक्सेसरी है, एक्सेसरी टू अ क्राइम कहते हैं उसको इंग्लिश में। तो वो जो जो लड़का है, जो दूसरा इसका को कॉन्स्पिरेटर जो है, वो एक्सेसरी टू अ क्राइम है। अगर कानूनन की देखें, जो सही सवाल ये है कि अगर कानूनन देखें तो उसको भी वही सजा का मुस्तहक है जो ये मुस्तहक है। क्योंकि अगर देखें, एक और बात है, अमेरिका में कानून, या ब्रिटिश में, दुनिया की हर सिविलाइज मुल्क में कानून है। वो कानून ये है कि अगर किसी आदमी ने मर्डर होते देखा या कोई जुर्म होते देखा और उसने 911 कॉल नहीं की, उसको चार्ज करते हैं। यू कुड हैव कॉल्ड टू प्रिवेंट द क्राइम, यू डिडंट। तो ये सिर्फ देखने वाले की बात कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट समबडी हु एक्टिवली इन्वॉल्व, पार्टिसिपेटेड, यानी जिसने पूरा हिस्सा लिया, उसकी बात नहीं कर रहा हम, बात कर रहे हैं उसकी जिसने सिर्फ देख के कॉल नहीं की। वो भी काबिले गिरफ्तारी जुर्म है वो, और बाकायदा तौर पर वही सजा होती है उसको जो एक्सेसरी टू अ क्राइम को होती है, बिकॉज ही केप्ट हिज माउथ शट, ही कुड, ये कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर आपके साथ कोई आदमी इन्वॉल्व है, या वो गेट अवे ड्राइवर है, चाहे आपका असला चलाने वाला है, चाहे वो एडवाइस कर रहा है, या एंड आई एट वन पॉइंट ऑफ टाइम देयर इज समथिंग वाज सेड कि ये जो शिराज नाम है, उसका क्या नाम है, बगैरत का, दूसरा बगैरत जिसका धंधा है, वो इसने जो है वो उसको कहा कि जस्ट फिनिश हिम, उसको जस्ट गो एंड फिनिश हिम, एंड ही डिडंट फिनिश हिम। तो एक तो ये बात हो गई कि शायद वो लड़का लटक जाए, बिकॉज दे न्यू दे गोना हैव टू लेट इट गो। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस जो है, उसकी फाइल में, तफ्तीशी मिसल में कोई ऐसी बातें आपको पता लगी हैं जो खिलाफ मामूल हों या मुनफरिद हों, अनोखी हों? कोई आपको ये लगता हो कि इससे पहले किसी कत्ल केस में ऐसी बात सामने नहीं आई? मैं, चूंकि आपको पता है मेरा माजी स्ट्रीट क्राइम से रहा है, बचपन में मैं मुजरिम था। हमको जो लोग स्ट्रीट होते हैं ना, स्ट्रीट लोग होते हैं, आप तो पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह, जो हम लोग स्ट्रीट वाले लोग होते हैं ना, उनको एक चीज हमेशा पता होती है, कुछ भी कर लो, पुलिस वाले के ऊपर हमला मत करना, एंड डोंट अटैक पुलिस, नहीं पुलिस के साथ मत करना पंगा, फिर वो जो है दे कम बैक हार्ड ऑन यू।
I don't know if you know, I'm sure you remember that case. आपने मेरे ख्याल पॉडकास्ट की हुई है इस पे, and I'm sure you have studied it. इसने पुलिस के ऊपर, पुलिस मुकाबला हुआ, जब इसके ऊपर गिरफ्तारी के लिए आए तो वो बाकायदा there was he shot back at the police officer. That's a no process where I come from. You never shoot back at the police. क्योंकि फिर वो आपको जो है ना वो रास्ते में ही काम उतार देते हैं आपका. They never touch him. इसने पुलिस के ऊपर फायरिंग की, पुलिस वाला जख्मी हुआ, वेपन इलीगल वेपन इन्वॉल्वमेंट है, इजरायली वेपन इन्वॉल्व है. अच्छा, अब बात करते हैं अजीब गरीब चीजों की. Although he should have been, अगर आप कल पुलिस वाले पे फायर करें ना और आप गिरफ्तार हो जाए, वो आपको आधे रास्ते में ही मार देंगे. पुलिस मुकाबले में जो होता है ना, जाली पुलिस मुकाबला, वो हो जाता आपके साथ कल, अल्लाह ना करे. इसको कुछ नहीं किया उन्होंने. साउंड स्ट्रेंज. पेटी बंद जो होता है ना, उसका बड़ा ख्याल रखते हैं. आप पेटी बंद के साथ जो है पंगा नहीं ले सकते, पुलिस वाला आपका बेड़ा गर्क कर देता है. वो टच नहीं हुआ. वियर्ड थिंग, राइट? नॉट ओनली दिस वियर्ड थिंग. FIA को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था, अगर इन्वेस्टिगेट कर ही रहे थे, द ओरिजिन ऑफ इसराइली वेपन इन पाकिस्तान. पाकिस्तान में क्लशन आती है ना तो दर्रा मेड आती है, सबसे सस्ती होती है. फिर पाकिस्तान में आती है रशियन, जो कि अफगानिस्तान से क्रॉस होके आती है, वो रशियन क्लशन होती है, वो महंगी है. तो ये चीजें एक्सेसिबल हैं. M16 जो आती है वो अमेरिकन छोड़ा हुआ जो असला है, वो पाकिस्तान में आ गया है, अभी बिक रहा है. फिर G3 आती है आपकी, वो वाह कैंट की बनी हुई होती है, जो G3 जो कि पाकिस्तान आर्मी यूज करती है, रेंजर्स भी यूज करती है, उसको G3 कहते हैं. वो हेकलर एंड कॉच की कॉपी होती है, बेसिकली अंडर लाइसेंस बनती है पाकिस्तान में, वाह में बनती है. वो भी आ जाती है किसी जराए से, कब बाज़ दफा चीनी भी आती हैं, बाज़ दफा ऐसे आ जाती हैं, वो भी मिल जाती हैं. नॉट अ वियर्ड थिंग. अगर आपके पास इसराइली यूजी है, वो डार्क वेब से नहीं आती है, उसको इन्वेस्टिगेट नहीं किया किसी ने बात ही नहीं की कि हाउ ही अक्वायर अ ओरिजिनल इसराइली वेपन. इट्स अ वेरी स्ट्रेंज थिंग. सोचिए बात को. इसराइली वेपन एक नहीं दो. ही हैड अ बेनेली शॉटगन, अमेरिकन मेड. वो पता है कहाँ इस्तेमाल होती है? वो अफगानिस्तान में इस्तेमाल हुई थी. वो स्पेशल फोर्सेस यूज करते हैं रेड में, जब वो बस्टिंग करते हैं तो वो बेनेली यूज करते हैं. ही हैड बेनेली 12 गेज पंप एक्शन. खतरनाक वेपन है. It's amazing. I love it. One of my favorite thing. If I have to carry a shotgun, I carry a Benelli. पर मैं अफोर्ड नहीं कर, इतनी महंगी मिलती है कि मैं अफोर्ड नहीं कर पाता. So I had a hobby, but I never could afford it. इसके पास वो है. Nobody touches it. ठीक है. Not only those, he have 3 different AK-47s. 3 different तरह की AK-47s के पास. Fully automatic. Russian. नल्ला नहीं. AK-74, एक जो वो शॉर्टर वर्जन है इसका, AK-74 का अंडरफोल्ड था इसके पास. Nobody asked. किसी का जिक्र ही नहीं है. Nobody worry about कि ये कहाँ. Can you imagine कि अगर इसको इन्वेस्टिगेट करते कि how you acquired that weapon. मुझे पता है, मैं बोल नहीं सकता, जिससे लिए हैं, I know who he bought it from. इसने लाहौर से मंगाए थे वो वेपन. वो हर एक को एक्सेस नहीं होता उन चीजों का. He had some link to that. It's not only money. Money don't buy everything. Money buy a few things, but you have to have links for certain things. Illegal में you have to have link. ये ऐसा नहीं कि आप डार्क वेब पे जाके ऑर्डर कर दें. मेरा एंटीना खड़ा हुआ. अच्छा, कोकेन की अकल. कोकेन जब आप डार्क वेब से लेते हैं तो वो पाकिस्तान में जो कोकेन आती है नॉर्मली जो होती है वो वही कोलंबियन कोकेन होती है, लेकिन उसका बहुत बीट डाउन वर्जन होता है. वो कट होती है. तो यूजली 80%, यानी अगर आप अमेरिका में बाय करेंगे कोकेन तो वो आपको 80% प्योर मिलती है. बिटवीन 75 से ऊपर ही होती है, इसलिए 80 to 85% प्योर होती है. जब वो पाकिस्तान में आ जाती है वो कोकेन, तो वो उसमें शीशा या वो कांच में लाते हैं, ग्लास बल्ब का चूरा करके और एस्प्रिन और सारा करके उसको कट करते हैं. भी 30% 40% प्योरिटी होती है. ये मैंने टेस्ट की भी बात कर रहा हूँ, यानी ये ऐसा नहीं कि हवा मार रहा हूँ. मैंने बाकायदा उस कोकेन को टेस्ट किया जो पाकिस्तान में जो ओरिजिनल कोकेन था, दैट वाज 30 to 40% प्योरिटी. नॉर्मली सिंथेटिक कोकेन पाकिस्तान में नहीं आती. चाइना मैन्युफैक्चर होती है. यू हैव टू हैव सर्टेन काइंड ऑफ कनेक्शंस इन देयर. नोबडी इन्वेस्टिगेटेड दैट. किसी ने हाथ नहीं डाला उसके ऊपर. नोबडी वरी अबाउट इट. एवरीबडी वरी अबाउट व्हाट? कंप्यूटर कहाँ है, क्रिप्टो कहाँ है, मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ है, पैसा. दैट इज नॉट इवन अ सीरियस क्राइम. नॉट दैट सीरियस फॉर क्राइम. पाकिस्तान में नहीं है. पाकिस्तान में ताजे बरतानिया का कानून ताज़ा हिंदी चलता है अभी तक. वही कानून है आपके 302, 313, 320, 314, वही चल रहा है. सो यू डोंट इवन हैव, somebody should have looked at that.
और ये एक अलग चेन थी जो पकड़ी जाती है. कुड हैव बीन अ वेरी बिग अरेस्ट. ये जो असले की चेन पकड़ी जाती, कोकेन की चेन पकड़ी जाती, he had some direct link and he have knowledge of know-how. How did he get the knowledge? That's not everybody. मैं बता रहा हूं ना आपको, और इसको पता है. लेकिन जो इन्वेस्टिगेटर है, he had an idea what happened. उसने तो मुंह नहीं खोला वहां पे. What happened before the arrest? कुछ ना कुछ before arrest, there is something somebody got paid big amount जिससे ये आगे मामला नहीं चला. तीसरी चीज जो मैंने पहले जिक्र किया, मर्डर इन द फर्स्ट डिग्री. They were trying to investigate other things, not a murder in the first degree. Why? क्या ख्याल है आपका? क्यों कर रहे थे? पुलिस का काम है अरेस्ट कर. अरेस्ट कर लिया पुलिस ने. You have to understand all this. पुलिस ने अरेस्ट किया. अरेस्ट करने के बाद आपने किया इन्वेस्टिगेट. हम हालांकि ये उल्टा होता है, अमेरिका में पहले इन्वेस्टिगेट करते हैं बाद में अरेस्ट करते हैं. पाकिस्तान में पकड़ लिया बंदे को, ठीक है पकड़ लिया, you have one thing, then you start investigating. इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जाती है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनती है, फिर वो जाके अदालत में पेश होती है. अनलेस अंटिल ही प्लीड गिल्टी. अगर ही सेड कि भाई मैंने गिल्टी प्ली कर दिया, डिफरेंट स्टोरी. इसने बयान बदल दिया, इसको somebody have told him. लॉयर ने काम नहीं है ये, लॉयर ने, इसका लॉयर का काम नहीं है. somebody told him to plead, ये जो अदालत में जाके बयान चेंज करना है. आपको पता है ये गिल्टी प्ली करने जा रहा था. ये जो पहली इसकी पेशी हुई है, इसने पहले बोल दिया था पुलिस को कि मुझे अदालत में पेश करो, मैं इकरार जुर्म करने जा रहा हूँ. I'm gonna plead guilty to a charge. When he went to जब ये अदालत में पहुंचा, पलट गया वहां जाके. Not didn't take responsibility of it. गिल्टी प्ली करना रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आई डिड इट, आई डन इट, मैं अपने आप को आपके रहम करम पे छोड़ता हूँ, एंड देन यू डू व्हाट यू गोटा डू, रहम करें मुझ पे. ये इसने बोला हाँ कर रहा हूँ. दे टुक हिम टू द कोर्ट एंड दे मस्ट हैव टोल्ड हिम दिस इज व्हाट यू गोना प्ले. आप अदालत में जाएंगे, अदालत में हम रोना शुरू कर दो, मुझ पे टॉर्चर हो रहा है, ये हो रहा है, मैं ज़हनी तौर पे ये हूँ फलाना. इसने जाके बिल्कुल ही पलट गया. ही नेवर एडमिटेड टू गिल्टी प्ली. सो जब इन्वेस्टिगेशन ही नहीं है, कोर्ट जज के सामने जाएगा. जज का काम ये नहीं होता कि अगर जज को पता है कि जज ने आपको मर्डर होते भी देख लिया ना, वो आपको ही कैन नॉट बी योर जज. जज का काम है बायोस होना. कहते हैं ना कि वो कानून की आगे देखे ना, काली पट्टी बंदी भी होती है, तराजू पकड़ा होता है. नोबडी, अगर जज को पूरी नॉलेज है आपने वो क्राइम किया, ही कैन नॉट बी योर जज बिकॉज he have to judge you based on what the case is. इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आती है, देखता है, पढ़ता है, उस पर आपको सजा होती है. अगर वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट गलत है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में लूप्स हैं, तो जज के पास इनफ एमुनेशन नहीं होता. ये हमारा डिलेमा है पाकिस्तान का. अल्लाह हाफिज, यही कानून है हमारा. दिस इज हाउ बेगुनाह बच्चे मरते रहेंगे. और ऑल्सो ये बात खत्म करने से पहले मैं एक बात ये क्या करता हूं. एक प्रोस्टिट्यूट है, जिस्म बेचती है एक लड़की या मुजरा करती. दैट्स अ पर्सनल चॉइस, दैट्स अ पर्सनल थिंग. यू कैन नॉट किल हर बेस्ड ऑन व्हाट शी डिड. आप किरदार बाढ़ में के किरदार उसका मर्डर हुआ है. नो मैटर व्हाट शी डिड, व्हाट शी डू फॉर लिविंग. हमारे यहाँ क्या होता है, हम लोग जज करना शुरू कर देते हैं एज अ कैरेक्टर, कि इसका कैरेक्टर ऐसा था. ओ भाई कैरेक्टर तो मतलब उसको मर्डर कर दोगे तुम उसको. कैन डू दैट. कोई भी कानून अपने हाथ में, देयर इज अ लॉ इन दिस कंट्री. अगर वो कोई गलत काम कर रही है तो कानून उसको उस काम के लिए पकड़े. इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई उसको मार दे, बोले यार हाँ एक जिस्म बेचने वाली थी मर गई. इफ दिस किड, जो ये आमिर बच्चा था, अगर ये इन्वॉल्व था किसी चीज में, ये कोई गलत काम कर रहा था, ओके, ही डाइड, you didn't arrest him, आपने अरेस्ट नहीं किया उसको. But you cannot justify a murder based on somebody's action. अगर वो ड्रग बेच रहा था या इसके साथ बिजनेसमैन कुछ भी किया था उसने, he took a life. He took a life and he took a life of an innocent guy. And he should be punished because he took a human life. Despite of उसका कैरेक्टर क्या था, वो करता क्या था, चाहे वो भीख मांगता था, चाहे वो जिस्म बेचता था, कुछ भी करता था. When you take a life, you're going to get punished for a murder. That's how it should happen. People should forget about ये जो उसके किरदार पे जो बातें कर रहे हैं. Don't worry about it. A guy got killed and the justice have to be served. अच्छा, हम वकील साहब से भी बात करते हैं. बैरिस्टर इफ्तिखार शाह जो वजीहा आमिर के वकील हैं, वो इस केस पर क्या कहते हैं, उनका भी हम मौक़िफ़ लेते हैं. शाह साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाएँ. आप ये फरमाइए कि जो मुलजिम हैं अरमगान कुरैशी, उन्होंने जो ख़त भिजवाया अदालत में,
उस अदालत में, उस ख़त में उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि वजिया आमिर मोसाद और सीआईए के एजेंट हैं। बराह रास्त उन्होंने ये कहा है। इस ख़त को किस तनाजुर में देखते हैं और मैम वजिया पर जो ये इल्ज़ाम है, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? सर पहले तो थोड़ा बैकग्राउंड में आपको बता दूं कि इनकी वालदा ने एक दरख्वास्त मूव की अदालत में कि मेरा बेटा जो है वो 3 मेंटल इलनेस का शिकार है बचपन से, लिहाजा मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया जाए और आखिर में ये फाइंडिंग दी जाए कि अरमगान को ट्रायल समझ में नहीं आ रहा। तो ये जो खत लिखा गया है, ये अरमगान का एक अटेम्प्ट है कि एक ग्राउंड बनाया जाए जिससे ये साबित हो कि वो जो है उसकी ज़हनी तबीयत ठीक नहीं है, वो ट्रायल समझ नहीं सकता। अब ये जो दरख्वास्त है ये बिल्कुल जो वालिदा ने उनकी सबमिट की उन्होंने वो बिल्कुल फ्रिवलेस दरख्वास्त है। उसका रीज़न्स 4-5 रीज़न्स हैं। नंबर 1 तो ये है कि 2019 से अरमगान जो है केसों में नामज़द है, वो ट्रायल फेस कर रहा है उन केसों में और उन केसों में कभी भी उसने कोई भी इस किस्म की दरख्वास्त नहीं दी। दूसरा सर कि एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर चुनी लाल साहब साइकियाट्रिस्ट हैं, उन्होंने भी मेडिकली एग्जामिन किया अरमगान को और ये फाइंडिंग दी कि वो बिल्कुल ही मेंटली ठीक है। और ऐसी दूसरी भी दरखास्त उनकी वालिदा ने दूसरी अदालत में दी थी एंटी टेररिज्म कोर्ट की, जो सेम डे पे रद्द हो चुकी थी ऑन द ग्राउंड के इन्होंने कोई सबूत उस दरखास्त के साथ नहीं लगाया। जेल से भी रिपोर्ट कॉल की गई जिसमें जेल वालों ने ये लिख के दे दिया कि भाई ये तो मुलजिम जो है अखबार भी पढ़ता है, टीवी भी देखता है और मुलाकातें भी करता है, खत भी लिखता है, तो ये कैसे जो है वो मेंटली इल है या इसको कैसे मुकदमा समझ में नहीं आ सकता। दूसरा, मुलजमान पे काफी केसेस हैं जो बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियों में घूमना, बंदूकें, अयाशियां, क्रिप्टो करेंसी में डीलिंग करना, कॉल सेंटर चलाना, तो ये तो इल्जामात हैं अरमगान पे। तो ऐसा मुलजिम कैसे कह सकते हैं कि हम जो है वो उसको ट्रायल समझ में नहीं आ रहा और वो जो है वो पागल है। तो ये तो एक फ्रिवलेस अटेम्प्ट है उनकी वालदा का और अरमगान का कि ये खत लिख के ये साबित करना चाहते हैं कि ये अपने आप को डिक्लेयर करवाना चाहते हैं कि मतलब मुझे मुकदमा समझ में नहीं आ रहा, मैं जो है पागल हूँ। तो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि ये एक डिलेइंग टैक्टिक्स है उनके पार्ट पे। पर देखें इसमें एक और बात आप भूल रहे हैं कि इसमें दूसरा मुलजिम भी है, शिराज की तरफ से अभी तक बेल क्यों नहीं आई? शिराज की तरफ से अभी तक कोई डिफेंस क्यों नहीं सामने आया? क्यों? क्योंकि दोनों इकट्ठे हैं, अरमगान और शिराज। ये क्लियर है कि अरमगान जो है केस को लीड कर रहा है, इसकी वजह से उसने शिराज को समझाया हुआ है कि आप जो है अभी तक खामोशी अपनाएं, अभी आप कोई स्टेप नहीं लें, वरना पहला काम क्या करते हैं मुलजमान? पहला काम तो यही दरखास्त आती है बेल की कि हमें जमानत पे रिहा किया जाए। तो अभी तक शिराज की जमानत क्यों नहीं आई? ये बहुत एक सोचने वाली बात है। जो ज़ुमा थी जिसके अराउंड पूरा ये केस घूम रहा था, ज़ुमा का क्या स्टेटस है? ज़ुमा का कोई बयान सामने आया, कोई पुलिस के सामने बयान आया हो या अदालत ने तलब किया हो, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन ज़ुमा से रिलेटेड आपके पास आई है? जुमा विटनेस है, गवाह के तौर पे है। जुमा का दौरान तफ्तीश खून भी लिया गया और डीएनए को भी भेजा गया वो खून, और वो मैच भी हो गया डीएनए के साथ के वाकई जो 2 अलग जगहों पे खून पड़ा था कमरे के अंदर, उसमें से एक जुमा का है।